हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है रीजनिंग हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपके 2 से 3 चैप्टर बचे हुए हैं, वो मैं 12 तारीख के बाद करा दूंगा। आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो मैंने सोचा है, क्योंकि हम रीजनिंग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जो भी आपने पढ़ा है अब तक, ठीक है, उस सभी का आपका रिविजन करा देता हूँ। और जो भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं इस सीरीज के माध्यम से आपके, वो भी कवर हो जाएंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है हमने रीजनिंग जो कंप्लीट की है कितनी वीडियो में कंप्लीट की है, 177 वीडियो में। ठीक है, जिस बच्चे ने 177 वीडियो पूरी देखी है, बहुत अच्छे से समझा हर चैप्टर को, और जो मैं सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, जिस बच्चे ने अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में 177 वीडियो पड़ी हुई है, उन सभी को आप देख सकते हैं। जिस बच्चे ने 177 वीडियो देखी है, और जो मैं ये सीरीज शुरू करने के लिए जा रहा हूँ टॉप 10 क्वेश्चन की, अगर इस सीरीज को आप फॉलो कर लेते हैं तो विश्वास रखिए आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्जाम हो, या फिर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या एसएससी जीडी का, दिल्ली पुलिस का, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, आपको रीजनिंग कभी परेशान नहीं करेगी। चाहे कितना भी हार्ड एग्जाम आ जाए, चाहे कितनी भी टफ रीजनिंग आ जाए, आपको कभी परेशान नहीं करेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज हम इसीलिए चला रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर टफ आ जाते हैं रीजनिंग के, तो हम उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे मेरे पास रीजनिंग के क्वेश्चन भेजते रहते हैं, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, सर ये डाइस का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आपको परेशान करेगा वो इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और जो भी जितने अवधारणाएं क्वेश्चन बनेंगे, कथन निष्कर्ष के 3 कथन वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो सभी मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। बस आपने पहली अगर सभी वीडियो देखी हैं तो आपको समझने में कहीं परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, तो आपको ये बताना है सीरीज आपको कैसी लगी, और अगर आपका अच्छे से साथ रहा तो विश्वास रखिए टॉप 10 क्वेश्चन 25 में बहुत जल्दी ही बदल जाएंगे, और आप बहुत आसानी से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करके चल रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। बस आपको एक बात का याद रखना है, क्लास को पूरा देखना है और बाद में अपना फीडबैक जरूर देना है कि वीडियो कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्या होता है, जो पहले पूछे जा चुके क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन करने के रूल आपको आने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में पूछो वो क्वेश्चन है। मान लो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो सकता है यूपी पुलिस में पूछा जाए, या एसएससी जीडी में आ जाए, या इसमें वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। यहाँ पर सी की जगह वो और कोई अक्षर लिख सकता है, डी लिख सकता है, ई लिख सकता है, एफ लिख सकता है, और यहाँ 5 की जगह और कोई नंबर डाल सकता है। ठीक है, बस वो इतना चेंज कर सकता है, इसलिए आपको क्या आना चाहिए, क्वेश्चन करने का आपको तरीका आना चाहिए। तो तरीका हम सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि किसी कोड भाषा में सी को 5 और CEAT को 37 लिखा जाता है, तो जापान को कैसे लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़ाया था और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपसे उसमें ये कहा था कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में जितने 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक, सबकी आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए कि ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर पर आता है, सी कौन से नंबर पर आता है। अगर मैं आपसे पूछूं पी कौन से नंबर पर आता है, तो आप डायरेक्ट बताना, आपको अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखनी, आपको डायरेक्ट कहना है कि सर पी 16 नंबर पर आता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं यू कौन से नंबर पर आता है, तो आपको कहना है सर यू 21 नंबर पर आता है। इस तरीके से आपके रटी होनी चाहिए। क्लियर है, ए बी सी डी, ये कहाँ तक, जेड तक आपके इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए कि ए पहले नंबर पर आता है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, इसी तरीके से जेड 26 नंबर पर। इस तरीके से सभी आपके नंबरिंग याद होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है किसी कोड भाषा में सी को 5 लिखा जाता है। सी को कितना लिख दिया इसने, 5। ठीक है, कितना, 5। और CEAT को कितना लिखा है, 37। CEAT
टी को कितना लिखा है, 37 लिखा है। तो इसने पूछा जापान को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास मेरी नहीं देखी है वो जाकर देख ले, क्योंकि जितने टाइप हो सकते हैं सभी मैंने उसमें करा रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का हर किसी बच्चे का दिमाग अलग तरीके से काम कर सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सी तीसरे नंबर पर आता है, सी कौन से नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। तो इसने 3 को कितना लिख दिया, 5 लिखा है। मतलब जिस नंबर पर वो अक्षर आता था उसमें 2 ऐड करके उसने लिख दिया। एक तो रूल यही बन गया कि जिस नंबर पर वो अक्षर आता था उस नंबर में 2 ऐड करके लिख दिया। क्लियर है। अब हम यहां पर चेक कर लेंगे क्या CAT में ये रूल लग रहा है, CEAT। ठीक है, सी को कितना लिखना है, आपने कहा सर जिस नंबर पर वो अक्षर आ रहा है उसमें 2 ऐड करके लिखना है। तो सी को तो इसने बोला ही था 5 लिखा जाता है। और आपको सर 5 नंबर पर आता है तो 5 में 2 ऐड करके इसको कितना लिखना है, 7 लिखना है। कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है तो इसको कितना लिखना है, 2 ऐड करेंगे 3 लिखना है इसको। टी कौन से नंबर पर आता है आपको सर, 20 में नंबर पर आता है, 20 को क्या लिखना है, 2 ऐड करके 22 लिखना है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैं देखूंगा ये 37 बना किस प्रकार से। तो मैंने कहा इनको क्या करा है, ऐड कर दिया सभी को, तो मेरा क्या बन गया, 37। मतलब जो रूल आपने लगाया था वो आपका फॉलो कर गया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताना जापान को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। जे कौन से नंबर पर आता है आपको सर, 10वें नंबर पर। तो 10 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 लिखेंगे हम जे को। कौन से नंबर पर आता है आपको सर, पहले नंबर पर। इसमें 2 ऐड करेंगे कितना लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे। पी कौन से नंबर पर आता है आपको सर, 16 नंबर पर। 16 को कितने लिखने वाले हैं, 18 लिखने वाले हैं, क्योंकि 2 ऐड करके लिखना है। को कितना लिखने वाले हैं आपको सर, 3। एन को 14 नंबर पर आता है तो इसमें 2 ऐड करेंगे कितना लिखने वाले हैं, 16। तो इन सबको जब हमने ऐड किया, इन सबको जब हमने जोड़ा तो कितना आ गया हमारा, 52। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब कुछ बच्चों का दिमाग ये भी काम कर सकता है और ये रूल भी लगता है, इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा, बट ये रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये भी लगता है। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर सी को इसने लिखा 5, तो कुछ बच्चों का दिमाग ऐसे काम करेगा कि सर सी 3 नंबर पर आता था तो हो सकता है इसका दोगुना करके 1 माइनस कर दिया गया हो। ये रूल भी तो बन सकता है ना, इसका दोगुना करके 1 माइनस कर दिया गया हो तो हो गया ना 5। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, बट ये चेक कर लो क्या ये रूल यहाँ भी लग रहा है। जो इसने बोला CEAT को 37 लिखा जाता है, यहाँ भी तो चेक कर लो। ठीक है, जब आपने यहाँ पर चेक करा तो ये रूल यहाँ पर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे टी से ही पता चल गया। टी का दोगुना कितना हो जाएगा, 20 का दोगुना 40, 40 में से 1 माइनस करूंगा 39। ठीक है, जबकि यहाँ केवल 37 है और अभी तो ये अक्षर भी बचे थे, इसलिए ये रूल यहाँ पर नहीं लग रहा है। क्लियर है, तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ये रूल भी लग जाए। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है पता है आपको, रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। इसमें कहा गया है छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें तथा श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। जब राम एवं श्याम अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बताइए स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन से स्थान पर होगा। इन्हें बोलते हैं स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन, जो मैंने आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से बता रखे हैं। ठीक है, बट अब मैं यहाँ पे भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो किसी भी व्यक्ति का बाएं से या दाएं से स्थान पूछ लेता है, ये एक टोटल व्यक्ति पूछ लेता है कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कुछ भी पूछे आपको कैसे करना है, मैंने आपको टोटली बता रखा है कैसे निकालते हैं। जब एक व्यक्ति का बाएं से या दाएं से पूछे तब भी मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या पूछा आपको, श्याम दाएं से कौन से स्थान पर है।
तब भी आपसे पूछे दाएं से कौन से स्थान पर है, बाएं से कौन से स्थान पर है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है स्थान परिवर्तन के बाद। जब वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो आपने देखा अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो उसके बाद राम बाएं से 15वें स्थान पर, बाएं से कौन सा हो गया, लेफ्ट से कौन सा हो गया, 15वां स्थान। ठीक है, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, स्थान परिवर्तन के बाद जो स्थान हुआ है, तो राम बाएं से 15वें स्थान पर, लेफ्ट से कौन सा हो गया, 15वां। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें राइट वाला जोड़ देना है, इसमें क्या कर देना, राइट वाला जोड़ देना है। तो दाएं से कौन सा था, दाएं से कौन सा था, 5वां स्थान। ठीक है, दायां वाला इसमें जोड़ देना है। ठीक है, दायां वाला जोड़ देंगे तो कितना है, 5। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पे जो दिया है ये बाएं से, अगर यहाँ पर दाएं से दिया होता तो दायां का विपरीत बायां वाला इसमें जोड़ते। क्लियर है, अपोजिट वाले जोड़ने हैं। क्लियर, जब हमने इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 20। ठीक है, कितना हो गया, 20। तो 20 में से जो बचा उसको माइनस कर देंगे। क्या बचा, ये 10 बच गया था ना, इस 10 को माइनस करो तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अभी नहीं है समझ में, एक बार और समझिए। जब भी आपसे स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे कहे श्याम का दाएं से स्थान या गीता का या कोई भी दे सकता है उसमें, ठीक है, तो आपसे जब भी बाएं से या दाएं से स्थान पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको स्थान परिवर्तन के बाद आना है। स्थान बदलने के बाद राम बाएं से 15वें स्थान पर हो गया, बाएं से। ठीक है, बाएं से कौन से स्थान पर, 15वें स्थान पर। तो बाएं से हुआ है तो बाएं का अपोजिट क्या होता है, दायां, दायां वाला इसमें जोड़ देना है। अगर यहाँ पर दाएं से 15वां होता तो इसमें बायां वाला में जोड़ देता। क्लियर है, तो बाएं से 15वां स्थान दिया था, इसमें कौन सा जोड़ूंगा मैं, दायां वाला। दायां कितना है, दाएं से 5वें स्थान पर, तो 5 मैंने इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया टोटल, ये 20। अब 20 में से उसको माइनस कर देना जो बच गया। क्या बच गया, क्योंकि इसका भी हमने काम कर दिया, इसका भी हो गया। अब ये भाई सब बचे हैं तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आए समझ में तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर 3 कथन वाले क्वेश्चन भी कराओ, तो सब कुछ कराऊंगा आपको मैं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, आज से हमारी शुरुआत है, तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेकर आएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें बोला गया, कथन दिया आपको, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं। ठीक है, फिर इनके निष्कर्ष से हमें यह बताना कौन सा निष्कर्ष सही है। क्लियर है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन जो कराए मैंने आपको, जिस बच्चे ने नहीं देखी प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया 150 मेथड से कराए हैं। ठीक है, 150 वाले मेथड से कराए हैं, जो कभी फेल नहीं होता। वेन डायग्राम से बच्चे फंस जाते हैं अगर थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन उनसे पूछ लेता है तो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन मिलेगा कथन निष्कर्ष का, सबसे पहले आपको देखना है ये निष्कर्ष जो निकले हुए हैं ये डायरेक्ट निष्कर्ष हैं या इनडायरेक्ट निष्कर्ष हैं। डायरेक्ट निष्कर्ष का मतलब एक कथन से मिलकर ही निकल रहे हैं या दोनों कथन को मिलाकर ये निष्कर्ष निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने चेक किया, जब मैंने चेक किया तो सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, सबसे पहले नोट करेंगे। सबसे पहले चेक करना है कि निष्कर्ष जो निकले हैं एक ही कथन से निकले हैं या दोनों कथन को मिक्स करके निकले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने चेक किया, ये मैंने चेक किया सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, ये मोबाइल कंप्यूटर दोनों इसमें ही है, तो ये तो डायरेक्ट निष्कर्ष से इससे ही निकल रहा है। ठीक है, फिर मैंने दूसरा चेक किया, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, कुछ मोबाइल और कंप्यूटर दोनों इसमें ही हैं, तो ये भी डायरेक्ट निष्कर्ष है। ठीक है, दोनों डायरेक्ट निष्कर्ष हैं। पहले डायरेक्ट निष्कर्ष को सॉल्व कर लेते हैं। जो भी डायरेक्ट निष्कर्ष हो उसकी क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले आपने चेक कर लिया डायरेक्ट निष्कर्ष कौन कौन से हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट निष्कर्ष में आपको कितनी बातें याद रखनी है, सबसे पहला
इस कथन से मिलकर बन रहे हैं ना ये दोनों निष्कर्ष, इस कथन से मिलकर ये दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर कथन पॉजिटिव है, कथन पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव कथन आप समझते हो ना, जिसने वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लेना, पता चल जाएगा। पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा। क्लियर है? तो दोनों पॉजिटिव निष्कर्ष निकल रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको क्या करना है, आमदनी खर्चा चेक करना है इनका। आमदनी खर्चा चेक करने ना बस क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब हमने आमदनी और खर्चा चेक किया तो इसके कंप्यूटर के ऊपर कितने रुपए आएंगे, सभी वाले में कितना आता है, कर्ता के ऊपर आपको सर 100 और मोबाइल के ऊपर कितना आएगा 50। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक करा, यहाँ मोबाइल के ऊपर कितनी वैल्यू है 100 आएगा ना यहाँ पे। यार माइंड में रहता है 1 सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 100 आएगा, जबकि यहाँ पर इसकी आमदनी कितनी है 50 और ये खर्चा कितना है यहाँ पर 100, तो ये तो निकलने वाला नहीं है। क्लियर? यहाँ फेल हो गया। क्लियर? अब दूसरे वाले को चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर कितना था 100 और 50। ठीक, अब हम चेक करेंगे दूसरे वाले को। कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, दोनों के ऊपर 50 वैल्यू आनी है, इनका खर्चा 50-50 है और आमदनी कितनी है, जो कथन में होता है वो आमदनी होती है। कंप्यूटर की आमदनी 100 रुपये थी और मोबाइल की 50 रुपये थी, तो ये मोबाइल 50 रुपये खर्च कर सकता है और कंप्यूटर भी 100 में से 50 खर्च कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये दो कैसे गलत है, इनको भी बता दीजिए। तो इनको भी सुन लीजिए कैसे गलत हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ये दोनों निष्कर्ष जो हैं ये डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट, मतलब एक ही कथन से मिलकर बन रहे हैं या दोनों कथन को मिलाकर बन रहे हैं? तो आप कहोगे सर मोबाइल और टैबलेट, मोबाइल और टैबलेट, मोबाइल इसमें है और टैबलेट इसमें है, तो ये दोनों कथन को मिलाकर बन रहे हैं, मतलब ये इनडायरेक्ट निष्कर्ष हैं। ठीक है, कैसे इनडायरेक्ट निष्कर्ष हैं? तो जब भी ध्यान रखना है इनडायरेक्ट निष्कर्ष हो तो उसमें एक बात हमेशा याद रखना। क्या बात याद रखना? कॉमन पर वैल्यू, कॉमन पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉमन पर वैल्यू 100 तो होनी चाहिए। दोनों के ऊपर 100, दोनों के ऊपर 100 हो तब भी कोई बात नहीं है, एक के ऊपर 100 हो तब भी कोई बात नहीं है, बट दोनों के ऊपर 50 नहीं होनी चाहिए। दोनों कॉमन जो हैं उनके ऊपर 50 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर 50 वैल्यू है तो टैबलेट और मोबाइल का कोई रिलेशन नहीं बनता अगर दोनों के ऊपर 50 वैल्यू होती तो। क्लियर है? बट आपने यहाँ पर देखा क्योंकि कोई नहीं वाले में क्या आता है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 100 सभी वाले में और यहाँ पर 50 आएगा। ठीक है, तो कॉमन के ऊपर वैल्यू कितनी है 100 है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। टैबलेट और मोबाइल का रिलेशन निकल जाएगा, टैबलेट और मोबाइल का निष्कर्ष निकल जाएगा। ठीक है, कैसा निकलेगा? सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी इनडायरेक्ट निष्कर्ष निकाल रहे होंगे तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कॉमन पर वैल्यू 100 जरूर होनी चाहिए, या तो एक पे हो या दोनों पे हो। दोनों पे 50 होगी तो हमारा जो रिलेशन है टैबलेट और मोबाइल का नहीं बनता। क्लियर है? कॉमन पर वैल्यू 100 क्लियर, वो है तो रूल हमारा पास हो गया। दूसरी बात हमको याद रखनी है, एक निगेटिव कथन है एक पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव से मिलके निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव निगेटिव से मिलके निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव से मिलके पॉजिटिव और पॉजिटिव कथन से मिलके पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, और निगेटिव निगेटिव अगर दोनों कथन होंगे तो उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा सबसे पहला रूल फॉलो कर गया, कॉमन पर वैल्यू 100 है, हाँ निकल सकते हैं निष्कर्ष, हाँ निकल सकते हैं। दूसरी बात चेक करनी है, क्या चेक करनी है, पॉजिटिव और निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेंगे, हाँ ठीक है। फिर लास्ट बात जो आपको याद रखनी है वो है आमदनी और खर्चा इनका, आमदनी और इनकी खर्चा चेक करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर मोबाइल और टैबलेट, मोबाइल के ऊपर यहाँ पर कितनी है 50 है और जबकि यहाँ पर मोबाइल के ऊपर कितना आएगा 100,
तो ये इसकी कितनी है, कथन में जो होती है वो आमदनी होती है, ये जो होता है निष्कर्ष में वो खर्चा होता है। तो 50 रुपये इसकी आमदनी थी मोबाइल की, क्या वो 100 खर्च कर सकता, नहीं कर सकता। क्लियर है। यहाँ भी यही है, 50 रुपये उसकी आमदनी है मोबाइल की, क्या वो 100 खर्च कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, सबकी वैल्यू मैं आपको लिखवा चुका हूँ किसके ऊपर क्या आती है। अगर नहीं देखिए तो आपकी एक एक बात क्लियर हो जाएगी, जाइए और क्लास को देखिए। क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरा होगा, मतलब तीसरे स्थान पर आएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी में जरूर पूछा था, मतलब हर एग्जाम में पूछा था। आप कोई सा भी एग्जाम यूपी पुलिस का उठा लो, एसएससी का उठा लो, ये यूपी ट्रिपल एससी का उठा लो, किसी का भी एग्जाम उठा लो, आपके ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है इसमें का। ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको पहला अक्षर देखना होता है क्या सभी में कॉमन है। आपने कहा सर सभी में कॉमन है, तो उसको काट दो यहाँ से, उसको भूल जाओ फिर, अगर सभी में कॉमन है तब। ठीक है, सभी में कॉमन है तो वो खत्म हो गया। क्लियर। अब दूसरा अक्षर देखेंगे क्या सभी में कॉमन है, तो आपने कहा सर सभी में कॉमन है दूसरा एम भी, तो एम को भी भूल जाओ। ठीक है, एम को भी भूल जाओ। क्लियर। अब तीसरा अक्षर देखेंगे क्या सभी में कॉमन है, आपको सर तीसरा सभी में कॉमन नहीं है। यहां पर तीसरा क्या है ओ है, और यहां पर तीसरा क्या आई है, यहां पर क्या है ई है, और यहां पर क्या है आई है। ठीक है, तो सभी में कॉमन नहीं है ना तीसरा अक्षर। अब मुझे बताओ ओ पहले आएगा, आई पहले आएगा, ई पहले आएगा या आई पहले आएगा। तो आप मुझे बताओ, आप कहोगे सर पहले आएगा ई, इनमें पहले कौन आएगा, सबसे पहले इनमें चारों में से मैं पूछूं ओ ई आई में से पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे सर पहले आएगा ई। तो यो आने वाला है पहले स्थान पर। हमसे पूछता पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो हम आसानी से बता देते, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ था। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब आई बचा और ओ बचा, आई और ओ में से पहले कौन आएगा, आप कहोगे सर आई आएगा। क्या आएगा, आई आएगा। तो अब आई इसमें भी है और आई इसमें भी है। ठीक है, आई इसमें भी है, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब आई इसमें भी है तीसरे स्थान पर, आई इसमें भी है तीसरे स्थान पर, तो आई को खत्म कर दो। फिर उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पर सी बचा और यहाँ पर ए बचा। अब सी और ए में से बताओ कौन सा पहले आएगा, आपको सर ए पहले आएगा, तो दूसरे स्थान पर हो गया ये और तीसरे स्थान पर हो गया ये। क्लियर है। तो मुझसे क्या पूछा गया था, तीसरा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और बता देता हूं, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पहला अक्षर देखना है क्या सभी में कॉमन है या नहीं। आपने देखा सर सभी में है तो ए को आपने काट दिया, ठीक है, सभी में है कॉमन तभी काटना है। दूसरा देखा आपने कहा सर दूसरा भी सभी में है, तो मैंने ये भी काट दिया। क्लियर। इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो छोटे बच्चे से पूछा जाए वो भी कर सकता है। ठीक है, छोटे बच्चे को पेंसिल फेरने दी जाए तो वो भी इतना काम कर सकता है, आप तो फिर भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है। आपने तीसरे अक्षर पर गए तो आपने देखा सभी में कॉमन नहीं है तो आप नहीं काट सकते। अब मुझे बताओ इसमें तीसरा क्या है, ओ है, इसमें क्या आई है, इसमें ई है और इसमें भी आई है। सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से, ओ पहला आएगा, ई पहला आएगा या आई पहला आएगा, तो आप कहो सर ई पहला आएगा इनमें से, तो पहले स्थान पर तो ये आ जाएगा, हमसे पहले पे पूछा गया हो तो तब। क्लियर है। अब मुझे देखना ओ, क्योंकि इसका तो क्लियर हो गया तो इसको तो छोड़ो, अब इसका तो क्लियर हो गया, पहले स्थान पर आने वाला है। ठीक है, अगर हमसे पहले पूछा है तो ये हमारा आंसर हो जाता। अब देखेंगे आगे चलेंगे तो अब आई बचा और ये आई बचा और ये ओ बचा, तो ओ और आई में से पहले कौन आएगा, आपको सर पहले ओ और आई में से पहला आएगा आई, तो अब आई इसमें भी है और आई इसमें भी है। ठीक है, तो इनमें से पता कर लेते हैं दूसरे स्थान वाला कौन सा है। कैसे पता करेंगे, आई इसमें भी है तो आई को काटो पहले,
आई खत्म। अब यहाँ पर देखेंगे चौथा अक्षर जो था इसमें ए है और इसमें सी है, तो अब ए और सी में से पहले कौन आएगा, आपको सर ए आएगा, तो ये दूसरे स्थान पर हो गया और ये तीसरे स्थान पर हो गया और ये चौथे स्थान पर हो गया। क्लियर है। अब इनको आप अगर वो ऐसे भी लगवा लेता है, इनको सीरीज से भी आपसे लगवा सकता है। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछेगा था, तीसरे स्थान पर कौन सा आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 देखेंगे। शेष तीनों से अलग संख्या युग्म चुने। शेष तीनों से अलग संख्या युग्म चुने। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं, बट वही बच्चा कर सकता है जिसके वर्ग याद हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं हर बच्चे के 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। 28 का वर्ग क्या होता है, 25 का क्या होता है, 24 का क्या होता है, 21 का क्या होता है, 20 का क्या होता है, सबके वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, और 10 तक कम से कम आपके क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, 10 तक आपके क्यूब याद होने चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को जो बच्चा प्रैक्टिस किया है, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन कर पाएगा, जो वही बच्चा इन क्वेश्चन को कर पाएगा जो प्रैक्टिस किया होगा। और उन्हें प्रैक्टिस की होगी तो आप डायरेक्ट कहोगे सर ये 11 से फिर ये कितना है 120। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात टच होनी चाहिए कि इसमें, क्योंकि आपको देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा इसमें क्या हो रहा है। तो आपने कहा सर 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, सर ये 120 है, मतलब हो सकता है इसने एक माइनस कर दिया गया हो। ठीक, कितना आ गया 120। तो मैंने कहा आगे भी चेक कर लो क्या ये रूल लग रहा है क्या। आपने कहा सर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसमें से एक माइनस करा 168 मिल गया। ठीक है, क्लियर। तो मतलब कहने का ये है इसका स्क्वायर करके एक माइनस करा गया है, इसमें भी इसका स्क्वायर करके एक माइनस करा गया है। 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक 323, जबकि आप यहाँ पर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस एक 224 यहाँ पर होना चाहिए था, जबकि कितना 256। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेष तीनों से अलग युग्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी विवाहित हैं, विवाहित दंपति हैं। ठीक है, बहुत आसान है। सी और डी भाई हैं। सी ए का भाई है, डी का बी से क्या संबंध है, बहुत आसानी से हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था भाई बहन हो, भाई बहन पत्नी एक ही लाइन में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं। और हम पति और पत्नी को जो लिखते हैं एक जोड़े से डिनोट करते हैं, एक जोड़े से, डबल लाइन से। क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी विवाहित हैं, ए और बी क्या हैं, विवाहित हैं। ए और बी विवाहित हैं मतलब शादीशुदा हैं दोनों। अब ये नहीं पता कौन सा स्त्री है कौन सा पुरुष है, बट ये पता ए और बी क्या है, विवाहित हैं। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। सी और डी भाई हैं, सी और डी भाई हैं। अभी यहां से हमें कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा, तो हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। सी ए का भाई है, सी क्या है, ए का भाई है, सी भाई है ए का। तो मैंने कहा था मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और फीमेल के लिए निगेटिव साइन लेते हैं। क्लियर है। और यहां बोला था सी और डी भाई हैं, सी का भी भाई है कौन, डी, सी और डी भाई हैं। क्लियर। तो इसने पूछा डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है। मुझे बताओ अगर ये पत्नी हो और ये पति हो, तो ऐसे ये बी का क्या लगेगा, डी बी से क्या संबंध है, तो बी का कौन लगा ये बताओ मुझको, बताओ मुझको। पति का भाई को क्या बोलेगी, पत्नी। ठीक है, पत्नी बताओ क्या बोलेगी अपने पति के भाई को, पत्नी अपने पति के भाई को क्या बोलेगी, आप कहोगे सर देवर। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो यहां पर ये पुरुष हो, ये पति हो और ये पत्नी हो। ठीक है, तो अब पति क्योंकि बी अब पति हो गया, क्योंकि साइन क्लियर नहीं थे ना, तो अब पति अपनी पत्नी के भाई को क्या बोलेगा, पति अपनी पत्नी के भाई को क्या बोलेगा, साला बोलेगा या नहीं। तो देवर भी हो सकता है, साला भी हो सकता है, देवर या साला। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी है और सुरेश की आयु से आधी है। यदि उनकी आयु का योग 70 हो तो राम की आयु कितनी? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तब भी करें तो पहले तीनों को लिख लिया करो। एक राम है, एक श्याम है, एक सुरेश है, ठीक। इसने कहा है राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी है, राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी है। तो श्याम की आयु मान लो 1 है, तो इसकी कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। और सुरेश की आयु से आधी है। राम की जो आयु है वो श्याम की आयु से दुगनी है और सुरेश की आयु से आधी है, मतलब सुरेश की आयु 4 रही होगी। इसका मतलब जब राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी होगी, ठीक है, और सुरेश की आयु से आधी है, तो सुरेश की आयु 4 रही होगी, तभी तो राम की आयु आधी है, 2 है। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट मैं आपसे कहूँगा क्योंकि मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें आपको दिक्कत ना आए, इसलिए इनके पीछे एक्स लगा लिया करो। जब भी अनुपात में लिखें तो इनके पीछे एक्स लगा लिया करो, ठीक है। क्लियर है? तो इसने बोला है यदि उनकी आयु का योग 70 हो तो इनकी आयु का योग कर दो 2x प्लस x प्लस 4x इक्वल टू 70। तो 2 और 1 3 4 7x बराबर 70। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 से काट दूंगा 10 बार, x बराबर आ गया 10। क्लियर? तो राम की आयु कितनी है? राम की आयु कितनी है? 2x। कितनी है? 2x। कितनी है? 2x। x की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। आपको सब कुछ फीडबैक आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सीरीज का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है 5, 11, 23, 47, 95। तो यहाँ पर क्या आएगा? विश्वास रखिए अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए, आपने जितने क्वेश्चन मैंने सीरीज के कराए हैं अगर आपने सभी किए हैं तो आपका सीरीज का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपके दिमाग में एकदम आएगा। क्या आएगा एकदम? आप कहोगे सर 5, आप क्या कहोगे सर 5 से कितना हो? 11। 5 दूनी 10, 5 की गुणा 2 से करी प्लस 1 कर दिया। 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 गुणा 2 से करी प्लस 1 कर दिया, ठीक। 23 दूनी 46 गुणा 2 से करी प्लस 1 कर दिया। 47 दूनी 94 गुणा 2 से करी प्लस 1 कर दिया। तो आपको रूल पता चल गया ना, मल्टीप्लाई 2 से हो रही है और प्लस 1 हो रहा है। तो 95 की गुणा 2 से करेंगे 190 हो जाएगा। 190 में 1 ऐड करेंगे 191। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान था। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कैसे सोल्व करेंगे? यदि प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है, तो एक साइड में पहले लिख लिया करो प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग है। क्लियर है? इधर लिख लिया। आपको क्या बताना है? इसकी वैल्यू आपको बतानी है 10, ठीक है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई का बताओ यहां पर क्या अर्थ दिया है आपको? उसे डिवाइड, तो डिवाइड का निशान लगाएंगे 5। क्लियर?
अब फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर डिवाइड दिया तो डिवाइड का मीनिंग क्या है, +3। क्लियर। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है, ×2। अब फिर यहाँ है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है आपको सर, -3। ठीक है। अब सोल्व कर सकते हो इसको या नहीं, आपको कैसे सोल्व करना होता है, डायरेक्ट सोल्व मत करना, फंस जाओगे। आपको किस रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है, बोर्ड मास के, बोर्ड मास। ठीक है। बोर्ड मास का मतलब अगर इसमें कहीं ब्रैकेट आई होती तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते, बट ब्रैकेट नहीं आई है, इसमें कहीं ऑफ आया है, ऑफ नहीं आया मतलब का इसमें कहीं आया, का लिखा हुआ आपको सर नहीं आया तो इसको भी छोड़ देंगे। अब आगे डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड, क्या इसमें डिवाइड कहीं आया है, आपको सर आया है तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10। ठीक है। और फिर इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर। फिर डिवाइड सोल्व हो गया। मल्टीप्लाई, कैसे हम कहीं मल्टीप्लाई आया, हाँ आपको सर बिल्कुल आया है, तो मल्टीप्लाई को सोल्व कर लेंगे। 3 2 जा 6 -3। अब इसको तो सोल्व कर सकते हो, 6 और 2 8, 8 में से 3 के कितने बच जाएंगे, 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोला गया है यदि कल से पहला दिन सोमवार था तो अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ये पूरी एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से आपको कैलेंडर करा चुका हूं। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो जाता तो एक बार जाकर वीडियो को जरूर देखना प्लेलिस्ट में जाके। यदि कल से पहला दिन सोमवार था, सबसे पहले जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए 3 दिन पहले, 2 दिन बाद, 1 दिन पहले, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो एक लाइन खींच लिया करो, इसे लिख दिया करो आज का दिन। ये क्या है, आज। ठीक। अब इसने बोला यदि कल से पहला दिन सोमवार था, मतलब बीते हुए की बात ये कर रहा है, था। ठीक है। यदि कल से, कल ये हो गया, कल से पहला दिन, इससे पहला दिन मतलब ये क्या था, सोमवार। कल से पहला दिन सोमवार था। ठीक है। तो पहले आज का दिन पता कर लूं, सोमवार ये कौन सा दिन रहा होगा, मंगल। आज का दिन कौन सा हो गया, आज का दिन पता कर लिया करो, बुधवार। ठीक है। उसने क्या पूछा गया है, तो अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा, मतलब आने वाले अगले दिन के बाद, अगला दिन, अगले दिन के बाद ये वाला दिन मुझको बताना है, अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो बुध, ये कौन सा हो गया, बृहस्पति, ये कौन सा हो गया, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। किसी बच्चे को कहीं दिक्कत आई हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उस चैप्टर को आपको प्लेलिस्ट से पढ़ लेना है। ठीक है। तो आपको ये बताना है ये सीरीज कैसी लगी आपको, क्या इसके ये चलनी चाहिए सीरीज जब तक आपका एग्जाम हो। 10 क्वेश्चन की आप सपोर्ट करेंगे तो ये जल्दी क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है। और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको कराने वाला हूँ कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन मैं आपको लेने वाला हूँ। ठीक है। आज की पहली क्लास थी, क्योंकि जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजते रहते हैं तो मैं वहां पर उनका रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। ठीक है बच्चों। तो जो भी चैप्टर आपके रह गए हैं रीजनिंग में तो वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है। और मैथ भी मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा ही रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। ठीक है। 27 तारीख तक तो ज़्यादा बिजी हूँ, उसके बाद बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है। तो कोशिश करूंगा बाद में आपको जल्दी जल्दी करा दूं, बट इतना वादा करता हूँ आपके एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये बताना आपको ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।